A single epidemic outbreak opposite to endemicity. एंडेमिसिटी मैंने पहले भी आपको बताया था, एक होती है एपिडेमिक, एक होती है एंडेमिक और एक होती है पेंडेमिक। एपिडेमिक कौन सी होती है? जो बीमारी शॉर्ट ड्यूरेशन में पीक पे चली जाती है और फिर उसके बाद आस्ता आस्ता कम होते होते ख़त्म हो जाती है, उसको कहते हैं एपिडेमिक। और पेंडेमिक क्या है? एंडेमिक क्या है? जो बीमारी यानी पीक पे नहीं जाती लेकिन वो लॉन्ग टाइम रहती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी मलेरिया की, कि सपोज मलेरिया जो है वो एक एंडेमिक डिजीज़ है, क्योंकि मलेरिया तकरीबन सारा साल ही चलता रहता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि किसी रीजन में आप देखें कि मलेरिया बहुत ज़्यादा हो जाए, हर दूसरे चौथे बंदे को मलेरिया हो जाए। लेकिन ये है कि इसके मुकाबले में आप देखें, जिस तरह डेंगू है, डेंगू अगर किसी कोई ख़ास सिटी में आता है या और कुछ, तो वो बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है और फिर थोड़ा ही अरसा रहता है, ये नहीं कि साल या 2 साल रहता है, कुछ चंद माह ही उसमें वो रहता है, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है जी। वो है एपिडेमिक। अब यहाँ पे क्या है? सिंगल एपिडेमिक आउटब्रेक अकर्स इन अ टाइम स्पैन शॉर्ट इनफ नॉट टू इफेक्ट डेमोग्राफिक चेंजेस। यानी ये अकर करती है शॉर्ट टाइम के लिए जो एपिडेमिक है, और डेमोग्राफिक चेंजेस कोई उस पे इफेक्ट नहीं करती। डेमोग्राफिक फैक्टर्स कौन से हमने देखे हैं जी? डेमोग्राफिक फैक्टर्स हमने 3 डिस्कस किए हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमने मॉर्टेलिटी पढ़ा था, जिसमें एज डिपेंडेंट मॉर्टेलिटी भी पढ़ा था, यानी कि डेथ जो है वो डेथ रेट जो है, जो कम्युनिटी में डेथ्स हो रही हैं, वो एक डेमोग्राफिक फैक्टर है। फिर उसके बाद दूसरा हमने फर्टेलिटी पढ़ा था, बर्थ रेट, वो भी डेमोग्राफिक फैक्टर है एक। फिर उसके बाद हमने एक माइग्रेशन का फैक्टर भी पढ़ा था, कि माइग्रेशन जो है वो भी डेमोग्राफिक चेंजेस में ही आ जाता है। ये तीनों यानी कि एपिडेमिक में इतनी शॉर्ट है कि उसमें कोई डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं हो रही, ना कोई डेथ हो रही है नेचुरल डेथ, ना कोई बर्थ हो रही है, और ना कोई माइग्रेशन हो रही है। प्रैक्टिकली हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अजम्पशन ये ली जाती है कि इतना शॉर्ट ड्यूरेशन है कम्युनिटी में जो है, कि ये नहीं कि हो ही नहीं रही, कि डेथ भी नहीं हो रही, उसके बाद बर्थ भी नहीं हो रही या माइग्रेशन भी नहीं हो रही। लेकिन ये है कि एपिडेमिक अगर किसी रीजन में अगर हम कर रहे हैं एनालिसिस उसका कर रहे हैं, तो वो उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसके मुकाबले में ये जो बर्थ है या डेथ है और या जो माइग्रेशन है, ये नेग्लिजिबल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई उस पर इतना इफेक्ट नहीं हो रहा उस पर। परटर्बिंग द डायनामिक्स ऑफ द कंटेक्स्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स, यानी कि वो जो है, जो डायनामिक्स है इंडिविजुअल्स के दरमियान, जो हमारा वो रिलेशनशिप है ससेप्टेबल, जो डायनामिक्स हमने इससे पहले वाली सेक्शन में डिस्कस किया है एपिडेमिक मॉडलिंग में, कि ससेप्टेबल, इन्फेक्शियस और रिकवर्ड, यानी ससेप्टेबल इन्फेक्शियस में मूव कर रहे हैं, इन्फेक्शियस रिकवर्ड में मूव कर रहे हैं, या इन्फेक्शियस दोबारा ससेप्टेबल में जा रहे हैं। तो यानी उनको ये डेमोग्राफिक जो चेंजेज हैं ये परटर्ब नहीं कर दी। स्पेसिफिकली वी अज्यूम दैट नो बर्थ्स आर डेथ्स अकर इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द आउटब्रेक। यानी डेमोग्राफिक चेंजेस में स्पेशली हम एज्यूम कर रहे हैं कि ना कोई बर्थ हो रही है ना डेथ हो रही है, नाइदर फ्रॉम द demographic dynamics from the effect of the disease that in fact could normally introduce an additional mortality। यानी ना तो डेथ हो रही है, ना नेचुरल डेथ रेट हो रही है, और ना जो है वो उसमें जो डायनामिक्स है, जो डिजीज़ का हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें ना तो कोई डिजीज़ रिलेटेड डेथ रेट है। यानी हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई उसमें से डेथ नहीं हो रही, ना नेचुरल डेथ हो रही है और ना कोई डिजीज रिलेटेड डेथ हो रही है। अंडर दीज assumptions द आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज इम्पार्टिंग इम्यूनिटी, ये जो assumptions हमने ली हैं इसके अकॉर्डिंग जो आउटब्रेक है वो
इम्यूनिटी उनमें हो रही है, यानी जो इन्फेक्शस हैं वो रिकवर्ड हो रहे हैं, विच इज़ बीइंग अज्यूम टू बी लाइफ लॉन्ग, और वो अज्यूम कर रहे हैं कि ये परमानेंट इम्यूनिटी है, यानी जो रिकवर हो जाते हैं वो दोबारा उनको बीमारी नहीं ला सकती। इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ओडीज डिस्क्राइबिंग द एवोल्यूशन ऑफ 3 एपिडेमियोलॉजिकल क्लासेस इंट्रोड्यूस्ड अबव। तो इससे पहले वाली पहले वाला लेक्चर पढ़ा है एपिडेमिक मॉडलिंग में, डिजीज मॉडलिंग में, उसमें हमने जो 3 क्लासेस इंट्रोड्यूस करवाई थी, ससेप्टेबल, इन्फेक्शियस और रिकवर्ड, उन्हीं को लेके जो उधर हमने स्ट्रक्चर बनाया था उन्हीं को लेके तो हम इधर सिस्टम ऑफ ओडीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ ओडी है जिसमें ससेप्टेबल का रेट ऑफ चेंज लिया गया है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, लेमडा टी। लेमडा उधर हमने डिफाइन किया था, लेमडा क्या है जी, फोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। उसके बाद डी आई बाई डी टी में ये जो फोर्स ऑफ इन्फेक्शन है इसमें ये जब कंटेक्ट करते हैं ससेप्टेबल के साथ तो ये मूव कर जाते हैं इन्फेक्टेड क्लास में, और यहाँ पे ये जो गैमा है, गैमा रिकवरी रेट है, इस रेट से जो इन्फेक्टिव पीपल हैं वो रिकवर हो रहे हैं विद इनिशियल कंडीशन। जब भी हम कोई सिस्टम का एनालिसिस करते हैं या वो डी सिस्टम को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं तो उसके लिए हमें इनिशियल कंडीशन चाहिए होती हैं। तो इधर इसी तरह यहाँ पे भी जब पॉपुलेशन डिजीज़ का कोई हम स्टडी कर रहे होते हैं तो जी किसी भी कोई टाइम पे जब स्टार्ट करते हैं तो वो हम कुछ ना कुछ एजम्पशन लेते हैं या कुछ ना कुछ डाटा लेते हैं कि इनिशियल जो है हमारे पास ससेप्टेबल पॉपुलेशन है वो कितनी होगी, इन्फेक्टिव कितनी होगी और रिकवर्ड कितनी होगी, वो इस तरह हम लिख लेंगे। एंड लेमडा टी फोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो हमारे पास ये है लेमडा टी, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, सी काई आई ऑफ टी ओवर एन ऑफ टी। आई क्या है, इन्फेक्शियस, और एन ऑफ टी वो टोटल पॉपुलेशन है, और सी के को कैसे डिफाइन किया गया है कि एवरेज नंबर ऑफ कंटैक्ट्स पर इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में जो एक इंडिविजुअल है वो तकरीबन कितने कंटैक्ट करता है, यानी जो इन्फेक्टेड पीपल है यूनिट टाइम। अब हम ये हमारी एजम्पशन है कि यूनिट टाइम हम पर डे ले रहे हैं, पर आवर ले रहे हैं, पर मंथ ले रहे हैं, पर वीक ले रहे हैं, पर ईयर, ये हमारी एजम्पशन है कि यूनिट टाइम हम कितना, वो तो डिजीज़ की वो नेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो एक इंडिविजुअल जो है वो इन्फेक्टेड जो पीपल है वो कितनी बार कंटेक्ट करता है तकरीबन एवरेज। जिस तरह आप कोरोना की एग्जांपल ले लें कि कोरोना का अगर कोई इन्फेक्टेड है एक पेशेंट, कोरोना का पेशेंट है, तो वो हम सपोज कर लेते हैं कि एक दिन में कितने वो कंटेक्ट करता है जी। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर बंदा एक ही जैसे कंटेक्ट करे, हो सकता है कि एक बंदा जो ज़रा एहतियात कर रहा है कि जिसको कोरोना हो गया है वो हो सकता है कि किसी से भी कंटेक्ट ना करे, लेकिन एक बंदा है जो एहतियात थोड़ी कर रहा है वो हो सकता है दिन में 5-7 बंदों से मिल ले, और कोई एक बंदा जो बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहा हो सकता है वो 10-20 बंदों से मिल ले। तो फिर हम इसकी एवरेज निकाल लेते हैं, वो टोटल हम एवरेज निकाल लेंगे कि कितने नंबर ऑफ कंटैक्ट्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, तो वो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ कंटैक्ट्स आ जाएंगे। आगे काई हमारे पास क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन पर कंटैक्ट बिटवीन अ ससेप्टेबल एंड एन इन्फेक्टिव। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिशन की कि हर एक बंदा जब इन्फेक्टेड बंदा किसी बंदे से कांटेक्ट करता है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है इन्फेक्ट करने की, कि किस प्रोबेबिलिटी से अगला बंदा इन्फेक्ट हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी का ही बताना हमें। गैमा क्या है जी, गैमा ऑफ टी हम नॉर्मली कांस्टेंट लेते हैं। गैमा क्या है, रिकवरी रेट, और रिकवरी रेट किस तरह नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं, इट इज द इन्फेक्शियस पीरियड, वो रेसिप्रोकल है इन्फेक्शियस पीरियड का, यानी जितना दैट इज एवरेज टाइम स्पेंट एन इन्फेक्टिव, के ऑन एवरेज एक बीमार बंदा जितना टाइम रहता है उसका रेसिप्रोकल लें तो वो रिकवरी रेट है। तो ये भी इसी तरह कोई एक नहीं हो सकता है एक बंदा 5 दिन बीमार रहा हो, दूसरा 10 दिन बीमार रहा हो, 15 दिन, इस तरह उनकी फिर एवरेज निकाल के, तो एवरेज इन्फेक्शियस पीरियड कैलकुलेट करके उसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिकवरी रेट आ जाएगा। द टोटल पॉपुलेशन इज
डी एस बाई डी टी प्लस डी आई बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन में देखें अगर हम इनको ऐड करते हैं तीनों को तो राइट हैंड साइड में सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं और वो 0 आ जाती है। तो डी एन बाई डी टी 0 हो जाएगा और डी एन ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और एन ऑफ टी हमारे पास वो कांस्टेंट को कौन सी वैल्यू होगी, वही जो हमने ससेप्टेबल लिया इन्फेक्शन से रिकवर, क्योंकि हमारे पास क्लोज्ड पॉपुलेशन है ना, उसमें से कोई इन हो रही है ना आउट हो रही है, तो फिर टोटल हमारे पास यही पॉपुलेशन होगी, एन इसको ले लेंगे। एंड इज अ पैरामीटर ऑफ द मॉडल इंक्लूडिंग इन द फोर्स ऑफ इन्फेक्शन, और ये जो है वो ये जो है हमारे पास वो फोर्स ऑफ इन्फेक्शन में जो हमने वो डिफाइन की है लैम्डा टी, उसमें ये इंक्लूड होगा। टू पॉसिबल बिहेवियर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इन्फेक्टिव इज शोन बिलो। दो हमारे पास पॉसिबल बिहेवियर होंगे इन्फेक्टिव के, कौन कौन से, एक तो ये आई नॉट कौन से हैं जो अभी इनिशियल हैं जब हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि ये एपिडेमिक है, याद रखें ये एपिडेमिक है, एंडेमिक नहीं है। एपिडेमिक जो होती है मैंने आपको बताया कि वो पीक पे चली जाती है, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और फिर आस्ता आस्ता था डिक्रीज होते 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 ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो एंडेमिक है वो इतनी ना ज़्यादा पीक पे जाती है और ना जो है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ज़ीरो पे, बल्कि वो थोड़ी थोड़ी रहती है। और यहाँ पे इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो हम ये पॉसिबिलिटी ले रहे हैं कि या तो ये है कि जब हमने एनालिसिस स्टार्ट किया तो ये डिजीज़ पीक पे है, जब ये डिजीज़ पीक पे है तो उसके बाद जब टाइम गुजरेगा तो ये इस तरह डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, हम दूसरी अजम्पशन ले रहे हैं कि जब हम एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो डिजीज़ है ये पीक पे नहीं है, बल्कि ये जो डिजीज़ है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो फिर हमने दूसरी अजम्पशन ले ली कि ये इस तरह इंक्रीज़ हो रही है, तो फिर करते करते जहाँ पे पीक पे पहुँच जाएगी और फिर उसके बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह कोरोना के केस में अगर आप देखें तो अब यही बताया जा रहा है कि उसकी वो पीक ख़त्म हो गई है, अब आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज हो रही है जी। अब केस बी, अब देखें जी, इफ़ द नंबर ऑफ इन्फेक्टिव्स आर इंक्रीजिंग, केस बी ये है कि अगर नंबर ऑफ इन्फेक्टिव इंक्रीजिंग है, नंबर ऑफ इन्फेक्टिव इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या, आप देखें इसकी स्लोप अगर इनिशियली पॉजिटिव है तो आई प्राइम ऑफ 0 अगर पॉजिटिव है तो आई ऑफ टी की जो इक्वेशन थी हमारे पास, आई ऑफ टी इज इक्वल लैम्डा टी एस ऑफ टी माने गैमा टी, इसमें हमने टी की जगह पे 0 पुट कर दिया तो आई प्राइम ऑफ 0 प्लस गैमा आई 0 किसके इक्वल आएगा। अब लैम्डा टी की हमारे पास क्या वैल्यू थी, सी का ही एस ऑफ टी ओवर एन ऑफ टी, तो इधर इसकी वैल्यू लिख देंगे सी का ही एस ऑफ 0 ओवर एन और साथ आई ऑफ 0, और ये आ जाएगा आई प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू सी का ही एस 0 ओवर एन माइनस गैमा इंटू आई ऑफ 0। ये जब हम इनिशियली उसको इंक्रीजिंग लेंगे कि डिजीज अभी इंक्रीज कर रही है। आई प्राइम ऑफ 0 इफ एंड ओनली इफ दिस इज पॉजिटिव, आप देखें ये इस पे डिपेंड करता है कि आई प्राइम 0 कब होगा, जब ये चीज़ हमारे पास पॉजिटिव होगी। तो ये चीज़ पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब ये है कि सी का ही एस नॉट ओवर एन ग्रेटर देन गैमा हो जाएगा। एक ये केस ले लिया। दूसरा केस ए है जी, जहाँ पे हमारे पास देखें स्लोप डिक्रीज कर रही है, तो अगर नंबर ऑफ इन्फेक्टिव्स डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, यानी आई प्राइम 0 लेस दैन आर इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये लेस दैन आर इक्वल टू 0 कब होगा। अब इधर देख लेते हैं कि ये आई प्राइम 0 कब होगा, जब ये चीज़ 0 हो जाएगी, और या आई प्राइम नेगेटिव कब होगा, जब ये चीज़ नेगेटिव होगी, क्योंकि इनिशियल पॉपुलेशन तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो वही चीज़ हमने इधर लिखी है कि आई प्राइम लेस दैन आर इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ सी का एस नॉट ओवर एन माइनस गैमा इज लेस दैन 0। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी का एस नॉट ओवर एन इज लेस दैन गैमा के। अब केस ये देखें जी, दोबारा वही फिगर बनाई है जी। अब केस क्या है जी, सोल्यूशन टू प्रॉब्लम 1, वही जो प्रॉब्लम हमने SIR का वो डिफाइन किया हुआ है ऊपर उसको, एंड द थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर एन आउटब्रेक। थ्रेशोल्ड कंडीशन इसमें बताई गई है केस ए में कि थ्रेशोल्ड कंडीशन कौन सी है, वो जो हमने ड्राइव की है
कि ये थ्रेशोल्ड कंडीशन है, ये कंडीशन है आई प्राइम के, यानी लेस दैन और इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, जब ये कंडीशन होगी, या जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो फिर वो जो है उसकी स्लोप नेगेटिव होगी। तो स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इन्फेक्टिव पीपल जो हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह द बेल शेप्ड कर्व शो द आउटब्रेक ऑफ द डिजीज केस बी में, तो ये जो बेल शेप कर्व है ये आउटब्रेक को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हमारे पास कौन सी है, वो ही जो पहले हमने दिया है प्राइम ज़ीरो ग्रेटर दैन I prime of 0 greater than 0. These alternatives are related to a basic parameter for the outbreak of epidemic. ये जो हमारे पास alternatives हैं ये पैरामीटर्स, अब दो हमारे पास चीज़ें हैं इसमें मॉडल में, एक पैरामीटर्स हैं और एक वेरिएबल्स हैं। अब ये जो हमारे पास एस आई और आर है ये वेरिएबल्स हैं, और ये जो है सी इकाई गैमा ये सारे पैरामीटर्स हैं। तो ये हमारे पास ये जो थ्रेशोल्ड कंडीशन अगर देखें ये वाली और इससे पहले वाली जो लेस देन गैमा वाली है उसमें पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं सी काई ओवर गैमा, ये पैरामीटर हमारे पास इन्वॉल्व है। और यही जो है ये जो पैरामीटर है कॉल्ड द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। ये जो हमारे पास पैरामीटर इन्वॉल्व है जिसमें ये जो कलेक्शन ऑफ ये पैरामीटर है जितने भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं पैरामीटर, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। अब ये ज़रूरी नहीं कि सारे ही पैरामीटर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हों, लेकिन इस केस में जितने भी पैरामीटर इंट्रोड्यूस्ड हैं वो ये थ्रेशोल्ड कंडीशन में इंक्लूड हो रहे हैं। तो आगे लेकिन कम्प्लेक्स मॉडल्स में जो आगे जो ज़्यादा हायर क्लासेस के मॉडल्स हैं, ज़रूरी नहीं कि हर पैरामीटर लाजमी जो इन्वॉल्व हो जिसको हम कहेंगे बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। अब बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल इन्फेक्टिव इंडिविजुअल इंट्रोड्यूस्ड इन अ टोटली ससेप्टेबल पॉपुलेशन ड्यूरिंग द लेंथ ऑफ द इन्फेक्शन। यानी कि सेकेंडरी केसेस का मतलब ये है कि एक दफ़ा वो तो बीमार हुआ है, आगे वो कितना बीमार कर रहा है। तो ये एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस यानी तकरीबन एक बंदा जो है वो अपनी बीमारी के दौरान जितने बंदों को बीमार कर रहा है ऑन एवरेज उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन नंबर। यानी सपोज एक बंदा बीमार हुआ, वो अपनी बीमारी के दौरान 5 बंदों को बीमार कर गया, दूसरा बंदा बीमार हुआ वो अपनी बीमारी के दौरान 7 बंदों को बीमार कर गया, एक और बंदा अपनी बीमारी के दौरान किसी बंदे को भी उसने बीमार नहीं किया। तो इसकी जब एवरेज निकालेंगे तो वो देखेंगे कि ऑन एवरेज तकरीबन एक बंदा कितने बंदों को बीमार कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन नंबर है, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर के। अगर हमारे पास सपोज हमारे पास अगर बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ऑन एवरेज जो एक बीमार बंदा है वो 2 बंदों को बीमार कर रहा है जितना अरसा वो बीमार रहता है। Thus in general we have a threshold condition for an actual outbreak, that is the number of infected increasing from the initial one। तो हमारे पास जो थ्रेशोल्ड कंडीशन है अगर इनको आर नॉट की दे दें, वो इसको सी काई ओवर गैमा को आर नॉट का नाम दे दें, तो जो थ्रेशोल्ड कंडीशन है हमारे पास कि जिससे हमारे पास डिजीज़ इंक्रीज कर रही है वो क्या होगी, आर नॉट एस नॉट ओवर एन ग्रेटर दैन 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखें जी कि ये हमारे पास कंडीशन है और सी काई ओवर गैमा को आर नॉट कह दिया, तो आर नॉट एस नॉट ओवर एन ये ग्रेटर दैन 1 हो तो फिर हमारे पास ये आ जाएंगी, ये थ्रेशोल्ड कंडीशन होगी आउटब्रेक के लिए कि हमारे पास अभी इन्फेक्टेड जो हैं वो पीक की तरफ जा रहे हैं। स्टेटिंग दैट इन ऑर्डर टू हैव एन आउटब्रेक द नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड एज नॉट ससेप्टेबल फ्रॉम अ सिंगल इन्फेक्टिव मस्ट बी ग्रेटर दैन 1। तो ये यानी ये स्टेट कर रहा है कि हमारे पास अगर आउटब्रेक की तरफ जा रहे हैं कि पीक पॉइंट की तरफ अगर जा रहे हैं तो उसके लिए वो कब हम जा रहे होंगे, अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस हैं
वो और इनिशियल जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय जो टोटल पॉपुलेशन है, ये हमारे पास ये अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा हो तो फिर हम कहेंगे कि डिजीज़ अभी आउटब्रेक अभी पीक की तरफ जा रही है। यानी जब भी हम डिजीज़ का कोई एनालिसिस स्टार्ट करना शुरू करें तो हमें अगर ये डाटा हमारे पास हो कि सी एवरेज नंबर ऑफ कंटैक्ट्स हम कैलकुलेट कर लें, वो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लें, जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उस वक्त वो हम कैलकुलेट कर लें, टोटल पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लें, तो वो सारा उनका रिज़ल्ट कैलकुलेट करके तो अगर वो आ जाए ग्रेटर दैन 1 फिर हम क्या कह सकते हैं कि अभी बीमारी इंक्रीज कर रही है, अभी पीक की तरफ जा रही है, अभी ख़त्म होने की तरफ नहीं जा रही। Matching the idea that each infective needs to be replaced by at least one new infective during the course of infection period for the outbreak to be sustained। और ये आइडिया अब देखें कि ये उससे हमारे पास मैच कर रहा है कि अब देखें हमारे पास तीन ही हैं, ससेप्टेबल, इन्फेक्टिव और रिकवर्ड। तो अगर तो वो हर बंदा यानी कंटिन्यूसली जो इन्फेक्टेड है बंदा वो पहले ये मॉडल पे ले आते हैं, फिर उसके बाद कि अगर कंटिन्यूसली इन्फेक्टेड बंदा ससेप्टेबल के साथ इन्फेक्ट मिल रहा है और उनको इन्फेक्ट कर रहा है तो फिर तो कंटिन्यूसली ये इधर आएंगे। जब ये इधर आते जा रहे होंगे तो फिर ये डिजीज़ जो है वो इंक्रीज कर रही होगी, वही आइडिया उधर बताया जा रहा है कि अगर ग्रेटर दैन वन का मतलब क्या, आर नॉट एस नॉट ओवर एन सारा वो ग्रेटर दैन 1 है। उसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो अगर वो कंडीशन ग्रेटर दैन 1 है तो इसका मतलब ये है कि इधर से हर बीमार बंदा कुछ ना कुछ बंदों को बीमार करके जा रहा है, तो वो जो कुछ ना कुछ बंदों को बीमार करके जा रहा है तो वो इस क्लास में आ रहे हैं। जब इस क्लास में आ रहे हैं तो यहाँ पे फिर ये हमारे पास इन्फेक्टेड अभी तक इंक्रीज कर रहे होंगे, पीक की तरफ जा रहे होंगे, यही आइडिया बताया गया है। तो यहाँ पे हमने SIR मॉडल लिया है जिसमें हमने परमानेंट इम्यूनिटी ली है, यानी कि जो हमारे पास इन्फेक्टेड पीपल है एक दफ़ा जब वो रिकवर हो जाए तो फिर उसके बाद वो दोबारा बीमार नहीं हो सकते। ये हमने सारा डिस्कस किया है इधर।